नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सेल। आज हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर देखेंगे और ये बायो का दूसरा भाग है। और ये जेएसएससी में आप लोग का 20 नंबर का साइंस है, उसमें से 10 नंबर लगभग आपका जो रहेगा वो बायो से ही रहेगा। और ये जेपीसी का भी चैप्टर है, तो आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा। फिगर को अच्छा से पहले देख लीजिए। ये आपका जंतु कोशिका हो गया फिगर, और ये हो गया पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल का फिगर हो गया। अच्छी तरीके से देख लें आप इसे। पहले हम देखेंगे सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन यह पादप कोशिका में से पोलर कैप कहा जाता है। सेंट्रोजोम को पादप कोशिका में पोलर कैप कहा जाता है, पहला। दूसरा, कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ के हम लिख दिए थे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, और ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो भाग है उसे कहते हैं क्रिस्टी, और ये भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है रफ ईयर और स्मूथ ईयर, ये भी दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसे पादप कोशिका में डेक्टियोजोम के नाम से जाना जाता है। जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है, जबकि यही पादप कोशिका में डेक्टियोजोम के नाम से जाना जाता है। कौन? गोल्जी बॉडी। उसके बाद है स्पैंडल फाइबर। स्पैंडल फाइबर को भी पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में भी पाया जाता है स्पैंडल फाइबर, और इसे तंतु कहते हैं हिंदी में। उसके बाद है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में केंद्रक पाया जाता है। रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, ये भी आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है सिर्फ, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पादप कोशिका में पाया जाता है लवक, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और एक कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये भी कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल भी आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो तब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोसोम को देख लिए, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। तो यह अर्धपरागमी झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागमी झिल्ली है, और ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका जो झिल्ली अर्धपरागमी झिल्ली है, और ये दोनों कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अभी आप लोग फिगर में देखे होंगे। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना, जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है कौन? कोशिका झिल्ली, इसीलिए लिपोप्रोटीन इसे कहा जाता है। लिपिड एक प्रकार का क्या होता है? वसा होता है। लिपिड जो है एक प्रकार का वसा होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे में यह झिल्ली परागण ऑस्मोसिस क्रिया में मदद करता है। पौधा जो है उसमें जो है झिल्ली परागण ऑस्मोसिस में ये मदद करता है। जो मिट्टी से जो पौधा लोग को देखते हैं जो पानी को खींचते हैं ऊपर, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जबकि
जंतुओं में यह स्वांगीकरण एसिमिलेशन में मदद करता है। अब पूछेगा एसिमिलेशन क्या होता है? स्वांगीकरण, तो पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, इसी क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। जो हम लोग खाना खाते हैं जब वो पचता है तो रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, इसी क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मिटोकॉन्ड्रिया बताएं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा अंग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है जो मिटोकॉन्ड्रिया है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? वहाँ पे लवक सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पे जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन हो गया? मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे बेंडा और अल्टमस ने किए थे। बेंडा और अल्टमस नाम के दो वैज्ञानिक इसकी खोज किए थे। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक जो दीवार है इसका मिटोकॉन्ड्रिया का, मिटोकॉन्ड्रिया वाला देखे होंगे आप लोग, ये वाला भी, ये वाला, इसी आंतरिक जो दीवार है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसकी आंतरिक दीवारों में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। अरे जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। एक कोशिका में इसकी संख्या 3 से 4 तक हो सकती है। जो क्रिस्टी है वो एक कोशिका में इसकी जो संख्या है 3 से 4 तक हो सकती है या होती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी इसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया में जो अणु के रूप में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो एटीपी के रूप में, अणु के रूप में निर्माण होता है ऊर्जा का। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या पावर प्लांट कहा जाता है। अब अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, तो मिटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देख लिए, क्योंकि इसमें मिटोकॉन्ड्रिया में एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मिटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आकार जो है जूते के या चप्पल के सोल की तरह होता है। मिटोकॉन्ड्रिया जो आकार होता है जूते या चप्पल के सोल की तरह होता है, ये लोग मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये वाला आकार जो बताए थे ये अंदर वाला क्रिस्टी भाग हो गया और ये मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसीलिए इसे बोला जाता है जूते या चप्पल की आकार की जैसा मिटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है। ये रवेदार या दानेदार संरचना है जो पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अभी आप लोग फिगर में देखे होंगे राइबोसोम जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 स्वीडनबर्ग यूनिट, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 स्वीडनबर्ग यूनिट, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह 80 स्वीडनबर्ग में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें। ये दाने रवेदार पतला और दानेदार संरचना है जो पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में ही होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में ही होता है। पूछ देता है परीक्षाओं में कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में ही होता है। तो कहाँ होता है प्रोटीन का निर्माण? राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, राइबोसोम में ही होता है प्रोटीन का निर्माण। आगे बढ़ते हैं अब सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम बताते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम बोलते हैं, जबकि पादप कोशिका में पोलर कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलर कैप कहा जाता है। ठीक है, यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु
पादप कोशिका में इसी संरचना को पोलर कैप कहा जाता है। तो सेंट्रोजोम जंतु कोशिका में सेंट्रोजोम पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर क्या कहता है, पोलर कैप कहा जाता है। ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन के समय इसमें तंतु स्पैंडल फाइबर का निर्माण होता है। क्या होता है, स्पैंडल फाइबर का निर्माण होता है जो गुणसूत्रों के विभाजन में मदद करता है। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन को समसूत्री और अर्धसूत्री दो भागों में बांटते हैं, और ये जेपीएससी मेंस का भी भाग है समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, तो इसे हम लोग वहाँ डिटेल से देख लेंगे। तो ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समय इसमें तंतु यानी स्पैंडल फाइबर का निर्माण होता है जो गुणसूत्रों के विभाजन में मदद करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी को ही हम लोग पादप कोशिका में क्या बोलते हैं, डेक्टियोजोम कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में डेक्टियोजोम कहा जाता है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में इसी संरचना को डेक्टियोजोम कहा जाता है। डेक्टियोजोम जो भी बोलिए, डेक्टियोजोम कहा जाता है। ये चपटी थैलीनुमा संरचना है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या है, चपटी थैलीनुमा संरचना है, इस तरह है, पाया जाता है इस तरह। ठीक है, चपटी थैलीनुमा संरचना है इसलिए इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। एक बार फिर से, यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी कहा जाता है, जबकि पादप कोशिका में इसे डेक्टियोजोम कहा जाता है। यह कैसा है, चपटी है, थैलीनुमा संरचना है इसलिए इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य, कोशिका में जो है गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, ये जो है पदार्थों का पैकेट तैयार करता है। पूछ देगा गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है, तो ये कोशिकाओं का पदार्थों का जो है, कोशिकाओं में पदार्थों का पैकेट तैयार करता है। क्या करता है, पैकेट तैयार करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कोशिकाओं में क्या करता है, इसका मुख्य जो काम है, बने जो कोशिका में जो बनता पदार्थ है उसका पैकेट तैयार करता है कौन, गोल्जी बॉडी या डेक्टियोजोम पादप कोशिका में होता पाया जाता है। ठीक है, और दोनों का काम वही है, पैकेट तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। क्या है कोशिका भित्ति, इसी कहाँ पाता है, इसी पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाने वाली एक बड़ी कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका भित्ति है। इसी के चलते पादप कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पादप किसके वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से। ठीक है, कोशिका भित्ति की वजह से एक निश्चित आकार होता है। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। बोलेगा कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है, जो एक प्रकार का क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का नाम सेलुलस है। सेलुलोज को जो पचाने वाला जो एंजाइम है वो सेलुलस है, और वो सेलुलस हम लोग में नहीं पाया जाता, नहीं मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। जो सेलुलस है वो एंजाइम मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। बोले कहाँ पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। जानवरों में देखते होंगे जो जानवर लोग बैठ के जुगाली करते हैं, जो मुंह चलाते रहते हैं, फैन जो निकलते रहता है मुंह से, देखते होंगे, उसको कहते हैं जुगाली करना। तो वो सेलुलोज को ही पचाते हैं। ठीक है, बोले एंजाइम का एक सेलुलोज है। यह एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता है। क्या बनता है, नहीं बनता है। इसलिए मनुष्य का पाचन अंग सेलुलोज को नहीं पचा सकता, यानी हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते, क्योंकि हम लोग में सेलुलोज एंजाइम बनबे ही नहीं करता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में शरीर में इस एंजाइम का निर्माण होता है, यानी सेलुलोज जो एंजाइम होता है वो जानवरों में पाया जाता है। गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, बैलों में, सब जानवरों में पाया जाता है।
ठीक है, और वो जुगाली के द्वारा सेलुलोज को ही पचाते हैं। तो जुगाली के रूप में देखते हैं, जानवरों को देखते होंगे आप लोग बैठे हुए जानवरों को, जो मुंह चला हुआ है तो मुंह से फैन आता रहा है, वो जुगाली करते हैं। ये जो खाए हैं उसको पचाते हैं, सेलुलोज को ही पचाते हैं, सेलुलोज को ही पचाता है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब यहाँ जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए जीवाणु को पौधे के वर्ग में रखा जाता है। जीवाणु जो है उसे पौधे के वर्ग में, यानी बैक्टीरिया, ठीक है, उसे क्या करते हैं, पौधे के वर्ग में रखा जाता है जीवाणु को, बैक्टीरिया को, क्योंकि उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी पौधे को पहचानने का मुख्य गुण उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। अगर हम किसी पौधे को हमको पहचाने ये पौधा है या नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति है या नहीं। किसको देखेंगे, कोशिका भित्ति हम चेक करेंगे सबसे पहले कि पौधा है या नहीं, सबसे पहले कोशिका भित्ति भी चेक करेंगे। ठीक है, कृत्रिम धागा जैसे रेगोन आदि का निर्माण सेलुलोज से ही होता है, सेलुलोज से ही होता है। जो रेगोन नामक जो कृत्रिम धागा है उसे सेलुलोज से ही बनता है। एक उदाहरण देखते हैं, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यूग्लिना एक कोशिकीय सूक्ष्म क्या है, जीव है। इसमें पौधे के 3 गुण पाया जाता है यूग्लिना में, लेकिन यूग्लिना क्या है, उसमें 3 गुण पाया जाता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। पूछ देखिए यूग्लिना क्या है, तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसमें पौधे के 3 गुण पाए जाते हैं। पौधे के 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन, पहला, यह देखने में हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, सॉरी बोलते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन ये क्या करता है, स्वयं बनाता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पे पहला जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है यूग्लिना क्या है, या पहले हरा है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी स्वयं बनाता है। जिस तरह पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन, ये हरा भी हो पौधे, और क्लोरोफिल भी पाया जाता है पौधे में, उसी तरह बोले हैं पौधे का इसमें 3 गुण पाया जाता है। किसमें, यूग्लिना में। यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम यह एक छोटी थैलीनुमा संरचना है। लाइसोसोम अभी देखे थे, गोल सा, ये गोल सा रहता है, थैलीनुमा संरचना है। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह पाचन का मुख्य केंद्र होता है। जो लाइसोसोम होता है ये पाचन का मुख्य केंद्र होता है। इसमें एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम में क्या है, एक पाचक का मुख्य केंद्र होता है, और इसमें पाचन के लिए क्या होता है, एक शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम हाइड्रोलेलिक है। हाइड्रोलेलिक है क्या, जो पाचक एंजाइम पाया था उसका नाम हाइड्रोलेलिक एंजाइम है। यह क्या करता है, यह कीटाणु जीवाणु इत्यादि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाइड्रोलेलिक एंजाइम जो है कीटाणु जीवाणु सबको नष्ट कर देता है, मार देता है, इसीलिए इसे नष्ट करता है, कभी कभी पूरे के पूरे को वही मार देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, पूछ देता है अधिकतर परीक्षाओं में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली वही लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की किडनी यानी यकृत की कोशिका में एक अन्य छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्रोक्सिसोम कहा जाता है। हम लोग की जो किडनी है उसमें एक थैलीनुमा, छोटा सा थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्रोक्सिसोम कहा जाता है। इसमें एक ऑक्सीकारक एंजाइम पाया जाता है, जो जहरीले पदार्थों के असर को कम करके उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हम लोग के शरीर में जो जहरीला पदार्थ जो बनता है, वो जो चला जाता है, उसको प्रोक्सिसोम के है बाहर निकाल देता है। तो प्रोक्सिसोम कहा जाता है, यह एक ऑक्सीकारक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है,
जो शरीर जो जहरीले पदार्थों के असर को क्या करता है, कम करता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जैसे बोले थे स्मूथ ई आर और रफ ई आर, वो तो ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है और ये दो प्रकार के होते हैं। अभी दिखाए थे स्मूथ ई आर और रफ ई आर। तो रफ ई आर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। रफ ई आर क्या करता है, रफ ई आर का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि स्मूथ ई आर जो है यह एक प्रकार के वसा यानी लिपिड का निर्माण करता है। रफ ई आर प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि स्मूथ मतलब वसा तक एकदम चिकना होता है। ये क्या करता है, वसा का निर्माण, लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड क्या होता है, वसा का बना होता है, इसे लिपिड कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ ई आर वसा का निर्माण करता है, जबकि रफ ई आर प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिड यानी लवक। लवक देखे थे, ये क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, 3 प्रकार की होती है। लवक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो पहले देखते हैं हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हरित लवक जो है पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, किस तरह पाया जाता है, इस तरह होता है। पादप कोशिका के जो लवक होता है इस तरह पाया जाता है और इस तरह पाया जाता है। ठीक है, ये वाला, इसे आप लोग देखे होंगे पादप कोशिका फिगर में। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इसी के अंदर हरे रंग का पिगमेंट जो है पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है। जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। कौन, तो यही करता है लवक, प्लास्टिस। ठीक है, वो प्लास्टिस को 3 भाग में बांटे थे अभी हरित लवक में। ठीक है, तो हरित लवक क्या करता है, पौधे को हरा रंग इसकी वजह से प्राप्त होता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इसी के अंदर हरे रंग का पिगमेंट कौन है, पर्णहरित, इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधे का हरा रंग प्रदान करता है। किसके वजह से पौधे का हरा रंग होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से, यानी कि पर्णहरित की वजह से पौधे का रंग जो होता है पत्ते का वो हरा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के मदद करती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। दूसरा है अवर्णी लवक, इसे कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। यह हरा रंग को छोड़कर पौधे में सभी रंग वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग को छोड़कर पौधे में जितना रंग होता है वो वर्णी लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। हरा रंग को छोड़कर, एक्सेप्ट हरा रंग, अपवाद में नहीं बोलते हैं, यानी हरा रंग को पूरा छोड़ ही को। ठीक है, जैसे में लाल और नारंगी रंग। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वर्णी लवक की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं गाजर का हम लोग बोलते हैं लाल रंग। गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह होता है। और कोटेक्स नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से गाजर का लाल रंग होता है। और तो वह टमाटर का जो लाल लाल दिखता है, टमाटर जो लाल लाल दिखता है, लाल रंग, वो लैकोपिन की वजह से होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लैकोपिन की वजह से टमाटर लाल दिखता है। और जबकि गाजर जो है वो कोटेक्स नामक पिगमेंट के कारण लाल दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए गाजर जो है कोटेक्स नामक पिगमेंट के कारण दिखता है, जबकि टमाटर जो है लैकोपिन की वजह से लाल दिखता है। तो ठीक है, जबकि फिर वहाँ नीला और बैंगनी रंग जो है एंथोसायनिन की वजह से नामक जो पिगमेंट है उसके कारण नीला और बैंगनी रंग बनता है।
कुछ पत्तों में देखते होंगे, कुछ पत्ता पौधों का कुछ पत्ता जो होते हैं होते हैं क्या होते हैं, पीला रंग दिखते हैं, पीला पीला दिखते होंगे पत्ते। वो जैंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है, वो जैंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो पौधे का रंग जो होता है जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवर्णी लवक, यह पौधे के रंगहीन या सफेद भागों में पाया जाता है। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे के सफेद या रंगहीन भागों में, जहाँ पर रंग नहीं होता है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे जड़ या तना में मूली, आलू या लवक पाया जाता है। कहाँ पे? मूली की देखते होंगे सफेद भाग, आलू भी देखते होंगे, उस सब में पाया जाता है कौन? अवर्णी लवक, यानी कि जहाँ पे रंग नहीं होता है, जो रंगहीन होता है, जहाँ पे रंग नहीं होता है, रंगीन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ अवर्णी लवक। अब लास्ट है रिक्तिका वैक्यूलर। ठीक है, ये पानी के बुलबुले की का आकार का है। ठीक है, पानी के बुलबुले की आकार की तरह यह होता है। उसके बाद है पानी के बुलबुले की आकार की तरह होता है। देखे होंगे अभी क्या, ये वाला, ये केंद्रक देखे होंगे, केंद्रक का जो साइड वाला, ये वाला भाग, ये वाला इस तरह देखेंगे पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में ऐसे देखे होंगे, ये वाला, इसको कहते हैं रिक्तिका। ये पानी के बुलबुले की तरह का आकार है जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। पादप कोशिका में इसका आकार जो क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अंदर पारदर्शी द्रव भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे सेल शेप कहा जाता है। इसे क्या कहता है? सेल शेप कहा जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका जो झिल्ली है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट भाग, उसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक और अनुवांशिकी देखेंगे, अनुवांशिकी। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस और जेनेटिक। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद सेकेंड क्लास में देख लेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय झारखंड। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए चलिए जय झारखंड।